बात हो जनता की या मौसम हो चुनाव का, मुद्दा हो देश का या दुश्मन पर प्रहार का, हर खबर की होगी मुकम्मल पड़ताल, मांगेंगे सबसे जवाब, उठाएंगे हर सवाल, खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि यह है जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। अखाड़ा में आज शुरुआत रूस यूक्रेन युद्ध से। यूक्रेन में रूसी अटैक का दौर अब भी जारी है। अब अटैक और ज्यादा भयानक हो चुके हैं, लेकिन जंग के मैदान में एक ऐसी खबर सामने आ रही है मैदान से जहां और जिसको सुनते ही वो जहन को हिला देती है। एक यूक्रेनी सैनिक के हवाले से अमेरिका की मीडिया ने दावा किया है कि पूर्वी यूक्रेन में लड़ रही पुतिन की प्राइवेट आर्मी ने इंसानियत की सारी हदों को पार कर दिया है, मानो वो इंसान ही नहीं ज़ॉम्बी हो। उस सैनिक ने जो अपनी आंखों से देखा है और महसूस किया है, उसका जिक्र करते हुए वो खुद सहम जाता है और वो कहता है कि ऐसा लग रहा था जैसे हॉलीवुड की ज़ॉम्बी फिल्म देख रहा हूं। वो वैगनर ग्रुप के लड़ाके हैं जो रास्ते में आने वाली किसी भी जीते जागते शख्स को कुछ नहीं समझते, चाहे वो उनके अपने साथी ही क्यों ना हो। यूक्रेनी सैनिक के मुताबिक वो खूंखार जानवरों से भी ज्यादा बदतर हैं। पुतिन का एक इशारा और दुश्मन को मिट्टी में मिला देना, ये वैगनर ग्रुप की पहचान है। चेहरे पर नकाब, खूंखार अंदाज और तबाही मचाने के लिए पहचानी जाने वाली पुतिन की इस प्राइवेट पलटन को लेकर एक रिपोर्ट पश्चिमी मीडिया में छाई है। दावा किया जा रहा है कि वैगनर ग्रुप के ये खूंखार लड़ाके जंग में लड़ने से पहले दम भरकर ड्रग्स लेते हैं, दुश्मन के सामने जाते हैं तो मैदान को कत्लेआम में बदल देते हैं। यूक्रेन की सेना ने दावा किया है कि डॉनबास के बखमूत शहर के लिए चल रही आर पार की लड़ाई में उनका मुकाबला इंसानों से नहीं बल्कि रूस के ज़ॉम्बियों से है। मतलब उन्हें सैनिकों की शक्ल में ऐसी जिंदा लाशों से जंग लड़नी पड़ रही है जिन्हें मौत का कोई डर ही नहीं है। वो बस एक ही चीज जानते हैं और वो है पुतिन के इशारे पर अंधाधुंध बलि लेना। यूक्रेन के एक सैनिक ने दावा किया है कि वैगनर के लड़ाके मशीन गन से गोली मारे जाने के बावजूद उनकी तरफ भागते हैं, पीछे नहीं हटते। वैगनर के साथी लड़ाके के जख्मी होने के बाद वो उसे खुद गोली मार देते हैं ताकि युद्ध में उनका साथी उन पर बोझ न बने। इतना ही नहीं, वैगनर ग्रुप ने घायल साथियों को युद्ध के मैदान से बाहर ले जाने पर भी बैन लगाया हुआ है। इस वक्त बखमूत के पास के इलाके में रूस और यूक्रेन में भीषण जंग जारी है। बखमूत के इलाके में उनसे लड़ना यूक्रेन की सेना पर भारी पड़ रहा है। बखमूत में पुतिन ने प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप को मैदान में उतारा हुआ है और यूक्रेन के सैनिकों का दावा है कि वैगनर ग्रुप से लड़ना ज़ॉम्बियों से लड़ने जैसा है। फिल्मों और कहानियों में ज़ॉम्बी वो किरदार होता है जो असल में मर चुका होता है, लेकिन उसमें जादू टोना करके जान फूकी जाती है और फिर उससे मनमाफिक हर शैतानी काम कराया जाता है। वैगनर ग्रुप की जिम्मेदारी पुतिन ने अपने एक खासम खास को सौंपी है। नाम है येवगिनी प्रिगोजिन। येवगिनी प्रिगोजिन वैगनर ग्रुप के मालिक हैं। येवगिनी प्रिगोजिन को रूस में पुतिन का शेफ कहते हैं।
पुतिन की प्राइवेट सेना उनके इशारों पर कई देशों में अंडरकवर एजेंट के तौर पर काम करती है, लेकिन रूस इससे पल्ला झाड़ता रहा है। इस खूंखार पलटन पर यूरोपियन यूनियन प्रतिबंध लगा चुकी है। एक अनुमान के मुताबिक रूस का किराए का एक सैनिक 3 महीने में लगभग 10 लाख रूसी रूबल कमा लेता है, मतलब भारतीय रुपयों में लगभग 10 लाख रुपए के बराबर है। यूक्रेन के सैनिकों और पश्चिमी मीडिया की खबरों के मुताबिक यूक्रेन के सैनिक वैगनर ग्रुप के एक लड़ाके को मारते हैं तो दूसरा खड़ा हो जाता है, दूसरे को मारते हैं तो तीसरा। नशे में डूबे ये खूंखार सैनिक झुंड का झुंड ज़ॉम्बी की तरह यूक्रेन की सेना पर टूट पड़ते हैं। इसे दम कहें या नशे की ओवरडोज की मशीन गन के पावर के सामने भी ये टिके रहते हैं। वैगनर के सैनिक अपने एक लड़ाके को 10 के बराबर मानता है, यानी बखमूत में मौजूद 20 लड़ाकों में 200 लड़ाकों की ताकत होने का वैगनर ग्रुप दावा करता है। अब जैसे जैसे नेटो देशों के और नेटो ताकतें और ज्यादा मदद के लिए आमादा हैं और रूस इसको बिल्कुल रूस के लिए बिल्कुल गवारा नहीं है। यूक्रेन तो मदद चाहता है, लेकिन युद्ध में धमकियों का दौर भी जारी है। हथियारों से कम शब्दों से ज्यादा घातक हमले किए जा रहे हैं। महायुद्ध के लिए ये पुतिन की रणनीति है, जिसमें उन्होंने कहीं ना कहीं ये अनुमान लगाया है कि उन्हें सफलता भी मिली है। पिछले साल फरवरी से ही परमाणु खतरा दिखाकर व्लादिमीर पुतिन पश्चिमी मुल्कों और खास तौर पर अमेरिका को जंग में सीधे उतरने से रोकते रहे हैं। लेकिन अब जब बहुत ही घातक हथियारों की सप्लाई होने जा रही है और ये नेटो ताकतें संगठित हो रही हैं और ज्यादा से ज्यादा हथियार यूक्रेन को देने को तैयार हो रही हैं, व्लादिमीर पुतिन भड़क उठे हैं। टैंकों की सप्लाई ने पुतिन को नाराज तो कर दिया है। अब पुतिन ने जर्मनी के साथ पूरे नेटो गठबंधन को धमकी दे डाली है। पुतिन ने जोर देकर कहा है कि युद्ध हुआ तो सिर्फ उनके टैंक युद्ध के मैदान में नहीं उतरेंगे, बल्कि वो हथियार भी उतरेंगे जिसका जवाब पश्चिमी मुल्कों के पास नहीं है। जो जर्मनी रूस और यूक्रेन की जंग में घातक हथियारों की सप्लाई से बच रहा था, उसने अमेरिका की शह पर अपने अत्य आधुनिक टैंकों को यूक्रेन भेजने का ऐलान कर दिया और यहीं से ले लिया पुतिन से सीधा पंगा। जर्मनी के ओके करने के बाद नेटो मुल्कों के बनाए गए टैंक गठबंधन ने सैकड़ों की संख्या में लेपर्ड 2 टैंक यूक्रेन को दिए जा रहे हैं। ये वो टैंक हैं जो युद्ध के मैदान में उतरेंगे तो रूस के लिए मुसीबत बन सकते हैं और यही वजह है कि टैंकों की सप्लाई को लेकर मॉस्को का गुस्सा 7वें आसमान पर है। मुल्कों से खतरनाक टैंकों के यूक्रेन पहुंचने की आहट से पुतिन का निशाना अब कीव से ज्यादा उन मुल्कों पर है जिन्होंने रूस के खिलाफ हथियारों की सप्लाई करके छद्म युद्ध छेड़ दिया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार को स्टॉलिग्राड में नाजी जर्मनी पर रेड आर्मी की जीत की 80वीं वर्षगांठ पर बोलते हुए जर्मनी के बहाने पूरे नेटो सैन्य गठबंधन को टैंकों की सप्लाई को लेकर चेतावनी दी। Невероятно, но факт. Нам снова угрожают немецкими танками «Леопард», на борту которых кресты. И вновь собираются воевать с Россией на земле Украины руками последующих Гитлера, руками бандеровцев. Мы знаем. जाहिर है पुतिन ने अमेरिका समेत उन सभी मुल्कों को धमकी दी है जो यूक्रेन में अत्य आधुनिक टैंक भेज रहे हैं। पुतिन ने अपनी बातों में ये भी जाहिर किया है कि उनके पास सिर्फ टैंक ही नहीं है, बल्कि दूसरे घातक हथियार भी हैं जिनका वो इस्तेमाल कर सकते हैं। पुतिन का इशारा अपनी सबसे खतरनाक मिसाइलों की ओर है। पुतिन जब अपनी ताकत को लेकर पश्चिमी मुल्कों को धमकाते हैं तो अक्सर उन हथियारों की चर्चा करने से नहीं चूकते जिनको वे अजेय मानते हैं, जिनके बारे में उन्हें पता है कि पश्चिमी मुल्कों के पास इन हथियारों का जवाब नहीं है। Преемственность поколений.
ценностей, традиций. Все это то, что отличает Россию, делает нас сильными и уверенными в себе, в своей правоте и в нашей победе. पश्चिमी मुल्कों से आने वाले टैंक मार्च तक यूक्रेन पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले अमेरिका से यूक्रेन पहुंच रहे हैं लंबी दूरी के रॉकेट। ऐसे रॉकेट जो कहीं ज्यादा तेज हैं और सटीक हमलों को अंजाम देते हैं। इसके अलावा पुतिन को भड़काने का एक मसला क्राइमिया का भी है, जिसे लेकर अमेरिका और यूक्रेन बार बार खुले मंच से बोल रहे हैं और रूस को एक अलग मोर्चे पर फंसाने की बात कर रहे हैं। पुतिन को इस बात का शुरू से ही एहसास था। यही वजह है कि फरवरी में जब यूक्रेन पर रूसी फौज का हमला हुआ तो पुतिन ने अपने परमाणु हथियारों को हाई अलर्ट पर रख दिया और उसके बाद रह रहकर मॉस्को से परमाणु हमले की धमकियां आती रहीं। कोशिश यही थी कि पश्चिमी मुल्कों और खास तौर पर नेटो मुल्कों को युद्ध से दूर रखा जाए। लेकिन अब यूक्रेन युद्ध को 1 साल होने वाला है और अब पश्चिमी मुल्क कई घातक हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं, जिससे पुतिन बहुत ज्यादा भड़के हुए हैं और जर्मनी से लेकर अमेरिका तक को सीधी धमकी दे रहे हैं। टैंक्स, मिसाइल्स और एयरप्लेन, इन्हीं की मांग करते रहे हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। वहीं व्लादिमीर पुतिन जिन टैंकों की सप्लाई को लेकर भड़के हुए हैं, उसमें नेटो में शामिल मुल्कों के अलावा नेटो में जाने की राह देख रहे देशों ने भी पहल की है। और पुतिन की ये धमकी हर उस मुल्क के लिए है जो यूक्रेन में घातक हथियारों की सप्लाई कर रहा है। आपको बताते हैं कि यूक्रेन में आने वाले महीने में कितने टैंक आने वाले हैं और किन किन मुल्कों से ये आने वाले हैं। यूक्रेन को 300 से 324, 325 के बीच टैंक्स मिलने वाले हैं। नेटो के टैंक गठबंधन से 300 से ज्यादा अलग अलग तरह के टैंक देने का ऐलान किया गया है। जर्मनी ने 14 लेपर्ड 2 टैंक भेजने का वादा किया है। पोलैंड भी 14 लेपर्ड 2 टैंक, 30 T-72 टैंक और 30 PT-91 टैंक यूक्रेन को देने वाला है। तो सबसे ज्यादा टैंक्स पोलैंड से आ रहे हैं। द नेदरलैंड्स ने भी 18 लेपर्ड 2 टैंक देने का वादा कर डाला है। वहीं पुर्तगाल ने 4 लेपर्ड 2 टैंक भेजने का फैसला किया है। स्पेन से खबर है कि वो 53 लेपर्ड 2 टैंक भेज सकता है। नॉर्वे ने लेपर्ड 2 टैंक भेजने का ऐलान किया है। फिनलैंड भी यूक्रेन को टैंक दे सकता है, जिसने नेटो में शामिल होने के लिए आवेदन किया हुआ है। नेटो में जाने के लिए बेताब स्वीडन भी STRV 122 टैंक भेज सकता है। अमेरिका ने 31 एब्राम्स टैंक भेजने की बात की है। ब्रिटेन पहले ही 14 चैलेंजर 2 टैंक देने की बात कह चुका है। इन सभी टैंकों की डिलीवरी जल्द होने वाली है। लेकिन उसके साथ साथ आपको बता दें कि इमैनुअल मैक्रोन ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो हम एयरक्राफ्ट भी देने को तैयार है, प्लेन भी देने को तैयार है। अब वहीं व्लादिमीर पुतिन को पता है कि युद्ध में कब कौन सा हथियार उतारना है। अब तक रूस कहता था कि वो इसे एक हाइब्रिड वॉर की तरह देख रहा है, लेकिन हाल फिलहाल जनवरी से उसने इसे पूरी तरह से युद्ध घोषित किया है। पुतिन को यह भी पता था कि एक दिन आएगा जब अमेरिका के सबसे बेहतरीन टैंक से युद्ध के मैदान में मुकाबला होगा और इसी दिन के लिए व्लादिमीर पुतिन की पलटन तैयार थी और उन्होंने ये एक पलटन को तैयार रखा था अपना टैंक और आर्टिलरी किलर हथियार मार्कर 1, जो मैदाने जंग में खुद ब खुद तय करता है कि कौन सा खतरा कितना बड़ा है और उसे कर देता है वो नेस्तो नाबूद। पुतिन के इस कदम से जहां एक तरफ रूसी फौज को बड़ी ताकत हासिल होगी, वहीं मार्कर रोबो से अमेरिकी और जर्मन टैंकों के लिए काल ये साबित हो सकता है। तो पुतिन इन टैंकों की सप्लाई से नाराज तो हैं, लेकिन उनकी तैयारी भी पक्की है।
महायुद्ध में पुतिन के हाथ वो ब्रह्मास्त्र लग चुका है जिसके दम पर पुतिन की सेना नेटो देशों से जेलेंस्की को मिले घातक टैंकों के वजूद मिटाने की धमकी दे रही है। पश्चिमी मीडिया की खबरों के मुताबिक यूक्रेन के पास मौजूद टैंक का सामना करने के लिए रूस ने मार्कर रोबोट तैनात कर दिए हैं। रूस का दावा है कि ये रोबोट जेलेंस्की के टैंक को चुनौतियों में तबाह कर देंगे। यानी यूक्रेन में जेलेंस्की की फौज से भिड़ने के लिए अब रूस अपना घातक हथियार मार्कर रोबोट जंग के मैदान में उतार रहा है। रूस की सेना दावा करती है कि जब रूस का दमदार मार्कर रोबोट मैदान में उतरेगा तो जर्मनी के लेपर्ड 2 और अमेरिका के M1 एब्रम्स टैंक को नेस्तनाबूद कर देगा। ये रोबोट टैंक इन दोनों ही देशों के सबसे ताकतवर टैंकों से कई गुना ज्यादा ताकतवर हैं। मार्कर रोबोट दुश्मन का पता लगाने में सक्षम है। मार्कर रोबोट टैंक एंटी टैंक मिसाइल से लैस है और इसका वजन 3 टन है। मार्कर मानव रहित ग्राउंड व्हीकल है जो टैंक की तरह ही दिखता है और वैसे ही तबाही मचाता है। पहले 4 मार्कर रोबोट रूस के इलाके में सख्त निगरानी के लिए उतारे जाएंगे। मतलब साफ है कि इन दोनों देशों के ताकतवर टैंकों के खिलाफ रूस ने अपनी सुरक्षा को एक कवच दे दिया है, क्योंकि रूस यूक्रेन को जंग में उस पर हावी होने का कोई मौका नहीं देना चाहता है। और यही वजह है कि वक्त गवाए बिना रूस ने अपने इस हथियार को जंग के मैदान में उतारने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। ये रूस का कोई मामूली हथियार नहीं है। दावा है कि टैंक जैसा दिखने वाला मार्कर रोबोट बेहद ही खतरनाक है, क्योंकि मार्कर 1 सेकंड में 540 डिग्री घूम सकता है और इस पर ग्रेनेड लॉन्चर, मशीन गन और अन्य हथियार लगाए जा सकते हैं। मार्कर में कंट्रोल सिस्टम लगाया गया है जिसमें टारगेट की तस्वीर पहले से होती है। जैसे ही दुश्मन का वो हथियार इसके सामने आता है, मार्कर रोबोट उस पर वार कर देता है और उसे सेकंडों में तबाह करके रख देता है। मार्कर रोबोट सिर्फ जमीन पर ही नहीं, आसमान में उड़ान भर रहे टारगेट पर भी निशाना साधने की काबिलियत रखता है। दुश्मन के रॉकेट और ड्रोन को भी ये पल भर में मिट्टी में मिला सकता है। ऐसे में महायुद्ध के बीच पुतिन को मिले इस ब्रह्मास्त्र से जेलेंस्की के जांबाजों की टेंशन बढ़ना तय है। तो आखिर इस मार्कर रोबोट में ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये इतना ज्यादा लीथल माना जा रहा है? आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। टैंक जैसा ही दिखता है लेकिन इसमें कोई मानव नहीं है, रोबोट है, ऑपरेटेड है। ये मार्कर रोबोट 100 किलोमीटर की दूरी तक बिना किसी इंसान की मदद के गश्त कर सकता है। तो इसका रेंज 100 किलोमीटर है। बिना किसी इंसानी मदद के ये मार्कर रोबोट दुश्मन का पता लगाने में भी सक्षम है। टारगेट को अपने आप आइडेंटिफाई कर सकता है। इस टैंक में 7.62 मिलीमीटर की मशीन गन है जो कई 100 राउंड एक साथ फायर कर सकती है। 30 मिलीमीटर की भी गन है इसमें। ये गन और इसके साथ साथ अन्य हथियारों से भी इसे लेस किया जा सकता है। एंटी टैंक मिसाइल्स, ग्रेनेड से लेस किया जा सकता है और 5 घंटे तक ये बिना रुके ये टारगेट को मार गिराने की ताकत रख सकता है। 5 घंटे तक बिना रुके ये निगरानी कर सकता है। मार्कर रोबोट 1 सेकंड में 540 डिग्री घूमता है। तो इसकी स्पीड तो होगी ही, साथ साथ इसकी फ्लेक्सिबिलिटी भी जो भारी टैंक है उनसे कहीं ज्यादा है। इसका वजन 3 टन है और ये जो सुमे में लगे स्वॉर्म ड्रोन्स है उनको मिनटों में उड़ान भरकर खुफिया जानकारी जुटाने और लक्ष्य को तबाह करने के लिए भी ये मदद कर सकता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये मार्कर रोबोट टैंक्स भले ही इंसान द्वारा ऑपरेट किए गए हों लेकिन वो 100 किलोमीटर की दूरी तक भी रेंज के बाहर यानी युद्ध जोन से बाहर इसका ऑपरेटर हो सकता है। तो दुश्मन ये नहीं समझ सकता कि ऑपरेट हो कहां से रहा है। और इसका एंटी टैंक सिस्टम इतना मजबूत है कि बड़े से बड़े टैंक्स जैसे लेपर्ड 2 उसको भी ये चुनौती दे सकता है, उसको भी खतरा है। अब वहीं यूक्रेन के मोर्चे पर अभी कोई नतीजा नहीं निकल रहा है, लेकिन मॉस्को ने दूसरे यूक्रेन की तलाश जैसे पूरी कर ली है। यूक्रेन के पड़ोसी मुल्क मोल्दोवा ने खुद ये मुसीबत बुलाई है। वहां के राष्ट्रपति ने नेटो का राग लगाया है। नेटो का राग लगाया। यूक्रेन ने जैसे ही नेटो का राग लगाया, रूस को खतरे की घंटी बजी, रूस ने आक्रमण कर दिया। मोल्डोवा उससे सट के है, वो भी तटीय इलाके पर, गर्म पानी का सागर यानी कि ब्लैक सागर, उसको मोल्डोवा को एक्सेस है। वहां ओडेसा से जुड़ा हुआ है मोल्डोवा। मॉस्को से धमकियों का दौर फिर से शुरू हो गया है क्योंकि मोल्डोवा के नेता ने बात की है कि वो नेटो का राग अलाप रहे हैं।
और अब उसमें पुतिन के सबसे भरोसेमंद डेप्यूटी रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव भी खुद घुस पड़े हैं और कह दिया है कि अब मोल्डोवा अगला यूक्रेन बनेगा। इसको जरा समझने की जरूरत है। फिलहाल अखाड़ा में आगे बढ़ते हैं। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज एफआईआर नंबर 208 की स्ट्रीमिंग आज होगी। एफआईआर नंबर 208 को आप आज रात 9 बजे से न्यूज 18 इंडिया के यूट्यूब चैनल पर देख पाएंगे। वेब सीरीज में ठगी के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर के वो कारनामे उजागर होंगे जो कल्पना से भी परे हैं। एक ठग ने कैसे उद्योग जगत, फिल्म इंडस्ट्री और राजनीति के गलियारे में हड़कंप मचाया। एक ठग के पीछे दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड क्यों लग गई। ऐसे ही दिलचस्प और दंग कर देने वाली जानकारियों के लिए आज रात 9 बजे देखिए न्यूज 18 इंडिया के यूट्यूब चैनल पर एफआईआर नंबर 208, जिसका एक एक फ्रेम किसी थ्रिलर से कम नहीं है। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काटें। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज से जुड़े विवादास्पद पोस्टर, एएमयू प्रशासन ने बाहरी लोगों पर लगाया पोस्टर लगाने का आरोप। अयोध्या में फोन के जरिए श्रीराम जन्मभूमि को बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस ने आसपास के इलाकों में बढ़ाई सुरक्षा, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस की टीम। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने हजरत निजामुद्दीन इलाके से 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। दोनों ने पुलिस पर फायरिंग की कोशिश की, 2 पुलिस वाले जख्मी हो गए। आरोपियों के पास से हथियार बरामद किया गया। बिहार के बेगूसराय पुलिस और एसटीएफ की टीम को मिली बड़ी कामयाबी, कुख्यात अपराधी को भारी मात्रा में जिंदा काट। संसद के दोनों सदनों में आज भी हंगामे की वजह से नहीं चल सकी कार्रवाई। विपक्ष के हंगामे के बाद 2 बजे तक लोकसभा और 2:30 बजे तक राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित। बीजेपी सांसदों के साथ वित्त मंत्री की बैठक में बजट की बारीकियों पर चर्चा। कल से 12 फरवरी तक देश भर में आम लोगों के साथ बजट पर बात करेगा केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसदों का दल। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की महाअभियान की शुरुआत। अमरपुर में जनसभा को किया संबोधित। कुमार घाट में भी रैली आज। दिल्ली के कंजावला केस में बड़ा खुलासा, हादसे के वक्त नशे में थी अंजलि। दिल्ली पुलिस को मिली विसरा रिपोर्ट में दावा। आतंकी वारदात और टेरर फंडिंग के खिलाफ जम्मू कश्मीर में जांच एजेंसियों की कार्रवाई। कश्मीर में कई इलाकों में छापेमारी जारी। दिल्ली के रोहिणी में पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़, दोनों तरफ से हुई गोलीबारी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े 2 बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मदर डेयरी के बाद अब अमूल ने भी दूध की कीमतों में किया इजाफा। 3 रुपए लीटर बढ़ी हर कैटेगरी के दूध की कीमत, नई दरें आज से ही लागू। आज रात 9 बजे न्यूज 18 इंडिया के यूट्यूब चैनल पर होगी वेब सीरीज एफआईआर नंबर 208 की स्ट्रीमिंग। न्यूज चैनल के इतिहास में पहली बार सामने आएंगे ठगी के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर के सनसनीखेज राज। न्यूज 18 इंडिया लगातार बना हुआ है देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल। दर्शकों ने खबरों के लिए न्यूज 18 इंडिया पर जताया भरोसा। पसंद बनता है वो जो सिर्फ रफ्तार नहीं, जिम्मेदारी पर भी विश्वास रखता है। देश का नंबर 1 न्यूज चैनल बनता है वो जो देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। न्यूज 18 इंडिया। दो 3 दिन तो आटा मिल ही नहीं रहा। 15 रुपए की रोटी हो गई है वहाँ। इतनी महंगाई को खुदा का खौफ करो।
अखाड़ा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और लगता है पाकिस्तान की तबाही की तारीख अब आ ही गई है। पाकिस्तान में रोटी, पानी, दाल, सब्जी के लिए तो पहले से ही जनता तरस रही थी। अब वहां दूध के लिए भी लोग मजबूर हो चले हैं। दूध जहां 160 रुपए लीटर से भी ज्यादा महंगा हो गया है, तो वहीं घी के दाम 1450 के पार पहुंच चुका है। लेकिन सत्ता में बैठे हुक्मरान सिर्फ विपक्ष को कोसने में लगे हैं, क्योंकि उन्हें महंगाई से निजात दिलाने का कोई उपाय सूझ ही नहीं रहा। इसलिए तो दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान की तबाही की तारीख आ गई है। भूखे पेट सोने को मजबूर लोग, आटे के बाद दूध और सब्जी की किल्लत, पहले रोटी के लिए मार, फिर बिजली गुल हो जाने से मचा हाहाकार, और अब नौकरियां जाने से मचा कोहराम। पाकिस्तान एक ऐसे भंवरजाल में फंस चुका है जहां से उसे बाहर निकलने के लिए किनारा दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा। पाकिस्तान की आवाम हर रोज नई मुसीबत का सामना कर रही है। हर रोज आवाम के जिंदा रहने पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। हर रोज महंगाई के ऐसे कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं जो कभी ना देखे गए होंगे और ना ही कभी सुनाई दिए होंगे। पाकिस्तान की एक बड़ी आबादी बेरोजगारी और भुखमरी झेल रही है, और उसके ऊपर महंगाई इतनी ज्यादा है कि सांस लेना भी दूभर हो रहा है। दुनिया भर के लोग इस उम्मीद में हैं कि पाकिस्तान की आवाम की जो हालत हुई है वो और बदतर ना हो, लेकिन वहीं पाकिस्तान के हुक्मरानों का पूरा फोकस जल्द से जल्द चुनाव कराने और अपनी जेब भरने पर लगा है। पाकिस्तान के हालात इतने खराब हो चुके हैं कि वहां के लोगों के सामने भूखे पेट सोने की नौबत आ गई है। आटे की किल्लत तो पहले से थी, अब सब्जियां और दूध भी उनकी पहुंच से बाहर हो गया है। पाकिस्तान की सरकार ने तो खुद ये मान लिया है कि पाकिस्तान इस वक्त अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। तो वहीं मरियम नवाज ने पाकिस्तान के इन हालात के लिए इमरान खान सहित 5 लोगों को कसूरवार ठहराया है, जिस पर पाकिस्तान में सियासी बवाल खड़ा हो गया। मतलब ये कि डूब रहे पाकिस्तान को बचाने की बजाय पाकिस्तान के नेता एक दूसरे को घेरने में लग गए। मरियम नवाज ने पाकिस्तान की हालत के लिए इमरान खान को कसूरवार बताया। वो IMF का मुआहदा है जो इमरान खान ने IMF के साथ किया था, जिसके बदले न सिर्फ उसने पाकिस्तान की तकदीर IMF के हवाले कर दी, बल्कि पाकिस्तान को गिरवी रख कर आ गया। मरियम नवाज 4 महीने के बाद लंदन से पाकिस्तान लौटी। 4 महीने से वो लंदन में अपने पिता और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के साथ थी, लेकिन आते ही उन्होंने पाकिस्तान में सियासी जंग शुरू कर दी। कंगाली की मार झेल रहे पाकिस्तान को नई लड़ाई में धकेल दिया, और अब वहां पाकिस्तान को कंगाली से निकालने की कोशिश होती नहीं दिख रही, बल्कि नेता अपना कुर्ता साफ रखने में जुटे हैं। मरियम नवाज के भाषण से साफ हो गया है कि पाकिस्तान की हालत इस वक्त बेहद नाजुक है, जो उन्होंने अपने भाषण में खुद मानी। महंगाई और कंगाली के हालात पर पाकिस्तान की बेबसी उनके भाषण से साफ हो गई। मुझे इस बात का इल्म है कि पाकिस्तान में महंगाई है, बिजली महंगी है, रोटी महंगी है, गैस महंगी है, आटा महंगा है, तेल महंगा है। लेकिन मरियम नवाज ने ऐसे हालात के लिए 5 लोगों को दोषी बताया। इनमें पहला और सबसे बड़ा नाम है इमरान खान का। दूसरा नाम पाकिस्तान के पूर्व चीफ जस्टिस साकिब निसार का बताया, और तीसरा नाम बताया गया आसिफ सैयद खोसा का। ये भी पाकिस्तान के चीफ जस्टिस रह चुके हैं। जबकि मरियम ने 2 और लोगों को दोषी बताया, जिनका नाम उन्होंने नहीं लिया। मरियम का दावा तो ये है कि ये 5 लोग मिलकर पाकिस्तान को लंबे वक्त तक अपनी मुट्ठी में बंद रखने की तैयारी कर चुके हैं। शहबाज शरीफ की अगुवाई में चल रही पाकिस्तान की मौजूदा सरकार का यह दावा है कि इमरान खान की गलत नीतियों के चलते ही पाकिस्तान कंगाल हुआ है। पिछले साल 11 अप्रैल को शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली थी। इससे पहले इमरान खान सरकार चला रहे थे, और प्रधानमंत्री बनने के 9 महीने बाद शहबाज शरीफ को इस बात का एहसास हुआ कि वो बुरी तरह फंस चुके हैं। जिस जहाज पर शहबाज शरीफ कप्तान बनकर बैठे हैं, उसमें छेद हो चुका है
और वो लगातार डूब रहा है। अब तो हालात ये हैं कि पाकिस्तान का मीडिया भी सरकार को कोसने से पीछे नहीं हट रहा। कभी डॉलर महंगा होने का बहाना तो कभी IMF से मुज़ाकरात कामयाब ना होने का रोना। हुकूमत है कि महंगाई कंट्रोल करने से कासिर है। पाकिस्तान के हर न्यूज चैनल पर फिलहाल एक ही खबर है और वो खबर है रोज मर रही पाकिस्तान की जनता की। लेकिन कोई पिस रहा है तो वो है पाकिस्तान की जनता, जिसके लिए महंगाई के कारण जीना मुश्किल हो चुका है। और इससे बिल्कुल बेपरवाह पाकिस्तान की सरकार वहाँ हर दिन महंगाई का कोई नया बम लोगों पर फोड़ने से बाज नहीं आ रही। पाकिस्तान की सरकार की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाकर IMF को हर हाल में खुश करना, ताकि बेल आउट पैकेज मिल पाए। दुनिया में आतंकवाद पर पाकिस्तान का समर्थन पाने के लिए पाकिस्तान ने चीन से कई ऐसे करार कर लिए जो ड्रैगन के लिए गले की फांस बन चुका है। पिछले साल ही IMF ने पाकिस्तान से कह दिया था कि वो चीन के साथ हुए उन ऊर्जा समझौतों का फिर से आकलन करे। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि ड्रैगन ने कैसे पाकिस्तान का दम निकाल दिया है। CPEC यानी कि चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत पाकिस्तान में 30 से ज्यादा चीनी कंपनियां इस वक्त मौजूद हैं, जो कि एनर्जी, कम्युनिकेशन, रेलवे, रोड और हाईवे निर्माण के काम में लगी हुई हैं। इन्हीं निर्माण कार्यों के चलते पाकिस्तान पर चीन की करीब 93 लाख करोड़ की देनदारी बाकी है। ज्यादा देनदारी होने के बाद अब चीन ने उसे धोखा दे दिया है और उसने CPEC के तहत प्रोजेक्ट पर समझौते से इनकार कर दिया है। पिछले 6 महीने की बात करें तो शहबाज शरीफ सरकार ने चीन को 500 करोड़ पाकिस्तानी रुपए दिए हैं। अभी तो बहुत ज्यादा कर्जा बाकी है। वहीं जिस आतंकी संगठन को जन्म देकर पाकिस्तान ने सालों तक अमेरिका से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के नाम पर मोटी रकम ऐंठी, अब वही आतंकी संगठन पाकिस्तान के लिए भस्मासुर बन गया है। TTP यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान इस वक्त पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। देखिए ये रिपोर्ट। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, ये आतंकी संगठन पाकिस्तान का वो भस्मासुर है जो पाकिस्तान को ही भस्म करने पर तुला है। पाकिस्तान में TTP का खौफ ऐसा है कि वहां की सेना भी उसका नाम सुनकर कांप जाती है। इमरान और बाजवा के जाते ही क्यों बेलगाम हो गया TTP? पाकिस्तान में यही सवाल चर्चा का विषय बना हुआ है कि ऐसी कौन सी सांठगांठ थी कि इमरान और बाजवा के जाते ही TTP ने अपना खूनी खेल फिर से शुरू कर दिया। सोमवार को पेशावर में हुए सबसे बड़े आतंकी हमले के बाद साबित हो गया कि ये संगठन अब चुप नहीं बैठने वाला। पेशावर की मस्जिद में 100 लोगों की मौत के बाद फिर साबित हो गया है कि इस आतंकवादी संगठन ने पाकिस्तान में खुद को फिर से ताकतवर बना लिया है। TTP ने यह हमला अपने उस आतंकी की मौत का बदला लेने के लिए किया है जो अफगानिस्तान में मारा गया था। TTP का गढ़ माना जाता है पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा प्रांत। ये पाकिस्तान का वो हिस्सा है जो खतरनाक तालिबान के कब्जे में है। पाकिस्तान में यही एक ऐसा इलाका है जहां पाकिस्तानी सेना घुटनों पर आ जाती है। पड़ोसी मुल्कों में पिछले साल नवंबर से इस संगठन ने फिर से ताकत जुटा ली है। पेशावर में मस्जिद पर हुए आतंकी हमले से ठीक 2 हफ्ते पहले एक के बाद एक हमलों में पेशावर की बाहरी सीमा में स्थित पुलिस चौकियों को TTP के आतंकियों ने निशाना बनाया था। तब चश्मदीद पुलिसकर्मियों ने बताया था कि TTP के आतंकी मॉडर्न हथियारों से लैस थे और उनके पास नाइट विजन ग्लासेस मौजूद थे। इन आतंकियों ने स्नाइपर्स के साथ मिलकर पाकिस्तान पुलिस पर हमला किया और पुलिस स्टेशन पर ग्रेनेड फेंके। सोचिए जरा कि जो आतंकी संगठन पाकिस्तान के पुलिस फोर्स से भी ज्यादा हाईटेक हथियार अपने पास रखती हो, उससे पाकिस्तान की पुलिस कैसे मुकाबला करेगी। हालांकि TTP पाकिस्तान के हुक्मरानों की दहशतगर्दी भरी सोच की ही देन है।
जो आज पाकिस्तान में दहशत की सबसे बड़ी वजह बनी हुई है। अफगानिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी के मुखिया और पूर्व उपराष्ट्रपति रहे अमरुल्लाह सालेह की माने तो पाकिस्तान सिर्फ टीटीपी का प्रयोग कर रहा है। उसका मकसद आतंक का खौफ दिखाकर अमेरिका से मदद हासिल करना था और इस मदद को हासिल करने के लिए वो इतना बड़ा खेल खेल रहा है। पिछले महीने जनवरी में सालेह ने एक ट्वीट कर बताया था कि अमेरिका पर जब 9/11 हमला हुआ तो कबायली मुखिया जिन्हें मालिक के तौर पर जाना जाता था, उन्होंने फाटा में अमेरिका के साथ हाथ मिलाया। उनके अमेरिका के साथ जाने के बाद एक खाली जगह बन गई और फिर पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ने टीटीपी को तैयार किया। अमेरिका को ये नहीं बताया था कि अब पाकिस्तान आर्मी अफगानिस्तान, तालिबान, हक्कानी और अल-कायदा की मदद कर रही है। टीटीपी अफगानिस्तान तालिबान के कवर के तौर पर प्रयोग की गई। इतना ही नहीं, इस आतंकी संगठन से लड़ने के नाम पर पाकिस्तान की CIA और पेंटागन से बड़ी आर्थिक मदद हासिल की। पाकिस्तान में टीटीपी का नंबर 1 दुश्मन वहां की आर्मी है। 2022 में जनवरी से लेकर नवंबर के बीच टीटीपी ने पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान की आर्मी को निशाना बनाकर 150 हमलों को अंजाम दिया था। इसमें 150 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। आइए अब आपको बताते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान सरकार को क्या कहा है। इसने पूरे पाकिस्तान में हड़कंप भी मचा दिया है। दरअसल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने विदेशी मुद्रा भंडार पर बहुत बड़ा दावा किया है, जिसमें यह बताया गया है कि पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार बड़ी तेजी से खाली हो रहा है और अब हालात ये हैं कि सिर्फ 3.09 अरब डॉलर बचा है। इसके बाद दावा किया जा रहा है कि जो रकम बची है उससे पाकिस्तान सिर्फ 3 हफ्ते तक का सामान आयात करने की स्थिति में है। यही नहीं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने यह भी बताया है कि जुलाई 2022 से जनवरी 2024 तक पाकिस्तानी रुपया 24.52% नीचे गिरा है, यानी कि जुलाई 2022 से लेकर जनवरी 2023 तक के बीच में। यानी इस वक्त डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी करेंसी 271.36 रुपया हो चुकी है। अखाड़ा में इस वक्त खबर आ रही है कि पाकिस्तान की फौज की तरफ से जारी फतवा विवाद में अब तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान की एंट्री हो गई है। पाकिस्तान की जनता के नाम तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने एक पत्र जारी किया है और संगठन के सदस्य घूम घूम कर इस पत्र में लिखी बातों को तर्क के आधार पर लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तान में चल रहे बदतर आर्थिक हालात के लिए भ्रष्ट राजनेता और उनकी कठपुतली जनरल को जिम्मेदार बताया है। इतना ही नहीं, खत में आरोप लगाया गया है कि पाकिस्तान की सरकार ने एटम बॉम्ब को सैदा कर दिया है। तो बहुत सारी बातें अब सामने निकल कर आ रही हैं। ओपी तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ओपी तिवारी, जनता के नाम तहरीक-ए-तालिबान का यह खत अब राउंड कर रहा है और ये तब जब वहां खैबर पख्तूनख्वा ने पुलिस ने मोर्चा खोल दिया है, मास रेजिग्नेशन की धमकी दी है और ये कहा है कि ये ISI की वजह से ये तहरीक-ए-तालिबान का ही सुसाइड बॉम्बर था जिसको कोर्ट्स ने छोड़ दिया था। ISI ने इसे दरकिनार कर दिया और वही वापस आकर इसी ने हमला किया है। ये आरोप एक तरफ लग रहा है और यहाँ तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान दूसरे आरोप लगा रहा है, सेना पर निशाना साध रहा है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि आने वाले दिनों में पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तानी सरकार दोनों की मुश्किलें लगातार बढ़ने वाली हैं। मुश्किलें धीरे धीरे लगातार बढ़ रही हैं क्योंकि फतवा का जो इनकी तरफ से जारी किया गया था फतवा आदेश, और उसके बारे में कहा गया कि पाकिस्तानी जनरल ने फतवा आदेश निकलवाया है। उसके बाद से तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तानी जनरल, पाकिस्तान की सरकार दोनों पर बुरी तरह से टूट पड़ा है और उसने ये लेटर पर आवाम के नाम जारी कर दिया है और उसने इसमें तरह तरह के आरोप लगाए हैं और उसने एक तरह से देखा जाए तो अप्रत्यक्ष तौर पर चीन पर भी निशाना साधा है और उसने ये कहा है कि जो देश का मोटरवे है
और जो देश के पोर्ट हैं वो बेच दिए गए हैं। सबसे बड़ा उसने कहा है कि जो देश के महान वैज्ञानिक ने एटम बम बनाया था उसका भी सौदा कर लिया है। ये तमाम बातें, ये खुली चिट्ठी उसने पाकिस्तान की आवाम के नाम पर लिखी है और इस चिट्ठी का मकसद केवल यह है कि आवाम के नाम पर आवाम को सच्चाई बताना कि पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तानी हुक्मरान कर क्या रहे हैं। इस चिट्ठी को लेकर पाकिस्तान में खासा बवेला मचा हुआ है। वहाँ की इंटेलिजेंस इस बात की जांच कर रही है कि चिट्ठी आखिर सर्कुलेट कहाँ से है और कौन लोग आवाम के बीच में इस बात के लिए तर्क दे रहे हैं। लेकिन फिलहाल पाकिस्तान की फौज और सरकार दोनों के लिए जो है आने वाले दिन मुश्किल भरे साबित हो सकते हैं। जी धन्यवाद ओपी तिवारी। और कुछ दिन पहले यही अखाड़ा में हमने दर्शकों को बताया था कि पाकिस्तान की माली हालत इतनी खराब है कि वहां की इंटेलिजेंस एजेंसी या ISI मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट अपने न्यूक्लियर आर्सेनल का भी यानी परमाणु बमों का भी सौदा करने के लिए आमादा है, तैयार है, क्योंकि हर तरफ से ये कहा जा रहा है कि आर्मी के बजट को काट दिया जाए, पिंडी की चाल को कम कर दिया जाए। चलिए अब आपको बताते हैं कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान जिस खत को लेकर जनता के बीच उतरी है उस खत में आखिर लिखा क्या क्या है। सबसे पहली बात, तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने जनता के नाम एक खुला खत जारी किया है। ओपन लेटर है ये। खत में पाकिस्तानी सरकार को नाकाम बताया गया है, पाकिस्तान की बर्बादी की वजह भ्रष्ट नेताओं को ठहराया गया है और इसके पीछे की वजह भी लोगों को समझाई जा रही है। सेना के जनरल को भी बर्बादी के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। पाकिस्तानी सरकार पर एटम बम के सौदे का आरोप लगाया है। इसके साथ ही जनता के मुंह से निवाला छीनने वाली सेना में भर्ती हो रहे हैं, ये बात भी लिखा है। खत में यह भी आरोप लगाया है कि सरकार ने पंजाब के कीमती जमीनों समेत देश की प्रॉपर्टी का सौदा भी कर दिया है। अब ये आरोप सिर्फ इस सरकार में नहीं, पिछली सरकार इमरान खान की सरकार में भी लगे थे, जब कहा गया था कि सिंध के तट पर बादल और बुंडू ऐसे दो द्वीप हैं जो कि अब चीन को बेच दिए गए हैं। अब वहीं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने शहबाज सरकार को 3 हफ्ते का अल्टीमेटम दे डाला है। SBP यानी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक उसके पास सिर्फ 3 हफ्ते के लिए सामान आयात करने के लिए डॉलर मौजूद हैं। उसके बाद पाकिस्तान का डिफॉल्टर हो जाएगा या डिफॉल्ट हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ, पाकिस्तान सरकार को जनता के विद्रोह का सामना करने से कोई नहीं रोक सकता, बचा सकता। तो पाकिस्तान की आर्थिक मुश्किलें इतनी बढ़ गई हैं कि पाकिस्तान के बंदरगाहों में इस वक्त ऐसी परिस्थिति है कि बहुत सारा सामान वहीं रोका गया है, क्योंकि पाकिस्तान सरकार की तरफ से और बैंकों की तरफ से लेटर ऑफ क्रेडिट यानी LC जारी नहीं किए जा रहे। सिर्फ 3 अरब डॉलर अब पाकिस्तान के कोष में है, मुद्रा कोष में है, यानी 3 हफ्ते का आयात ही कर सकता है पाकिस्तान। आपको बता दूं कि पाकिस्तान सरकार के पास अब और कोई विकल्प नहीं है। IMF की शर्तों को मानने के अलावा आर्मी के बजट को भी अब कट करना पड़ेगा पाकिस्तान सरकार को। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते हैं ताबड़तोड़ 50। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकप्रियता में दुनिया के सभी दिग्गजों को पछाड़ा। 22 नेताओं की ताजा रेटिंग में दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने। बाइडेन, सुनक और मैक्रो टॉप 5 में भी बाहर। बीजेपी सांसदों के साथ वित्त मंत्री की बैठक में बजट की बारीकियों पर चर्चा। कल से 12 फरवरी तक देश भर में आम लोगों के साथ बजट पर बात करेंगे केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के तमाम सांसद। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की महाअभियान की शुरुआत। कुमारघाट में जनसभा में कहा, बीजेपी की डबल इंजन सरकार ने त्रिपुरा की तकदीर को बदल डाला। गुवाहाटी में होने वाले Y20 इंसेप्शन समिट से पहले ही बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। कहा, देश में महिलाओं ने चुनौतियों का सामना करते हुए सामाजिक, सांस्कृतिक और पारिवारिक दबावों का साहसपूर्वक मुकाबला किया है। श्री रामचरित मानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के खिलाफ सड़क पर उतरकर सिख समाज लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर तक मौन मार्च निकालने की दिखाई दी।
उत्तर प्रदेश के जालौन में साधु संतों ने फूंका स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला। श्री रामचरित मानस पर अभद्र टिप्पणी करने के बाद गुस्से में है संत समाज। आतंकी वारदात और टेरर फंडिंग के खिलाफ कश्मीर में जांच एजेंसियों की बड़ी कार्रवाई हुई। कश्मीर के कई इलाकों में लगातार छापेमारी जारी है। जम्मू कश्मीर में सीबीआई की 37 जगह पर छापेमारी चल रही है। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के पेपर लीक मामले में छापेमारी हो रही है। पंजाब के अमृतसर में भारत पाकिस्तान सीमा पर बीएसएफ जवानों ने पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया है। ड्रोन के पास से ही प्रतिबंधित सामग्री का एक पैकेट भी बरामद किया गया है। राजस्थान एक बार फिर से गैंगवॉर की बड़ी वारदात से तहल उठा है। जोधपुर में गैंगवॉर में हिस्ट्री शीटर राजू मांझू को दिन दहाड़े गोली मार दी गई है। वारदात का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। जयपुर के नाइट क्लब में फायरिंग के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। मामले में 3 शूटर्स गिरफ्तार किए गए। पूछताछ के बाद लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से बदमाशों की बैंड समेत 6 गिरफ्तार किए गए। राजस्थान के धौलपुर जमीन विवाद में एक आदमी ने टीचर के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की है। वहां लगे सीसीटीवी में ये पूरी घटना रिकॉर्ड हो गई। मध्य प्रदेश के भिंड में दिन दहाड़े बदमाशों ने मामूली बात पर दुकानदार को पीट दिया है। पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बिहार के अररिया में 2 पक्षों में विवाद के दौरान कई राउंड फायरिंग हुई है और बमबाजी भी हुई है, जिसमें कई लोग घायल हो गए। पुलिस ने मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। झारखंड के गुमला में बच्चा चोरी के शक में एक लड़के की लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। पुलिस ने लड़के को बचा करके अपने कब्जे में ले लिया है। पंजाब के मलेरकोटला में बच्चे की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है। खेत में फेंकी गई चप्पल को उठाने गया था ये दबंग, तो पकड़ करके लाठी से उसे पीट दिया गया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हरियाणा के गुरुग्राम में कार चालक ने कंजावला जैसी एक वारदात को अंजाम दिया है। मोटरसाइकिल सवार तो लोगों ने करीब 4 किलोमीटर तक घसीटने का आरोप लगाया है। एक शख्स की इसमें मौत हो गई है। दिल्ली के कंजावला केस में एक बड़ा खुलासा हुआ है। हादसे के वक्त नशे में थी अंजलि। दिल्ली पुलिस को वेसरा रिपोर्ट से यह दावा किया गया। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को बड़ी कामयाबी मिली है। रोहिणी सेक्टर 28-29 के पास में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 बदमाशों के साथ मुठभेड़ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। फायरिंग में किसी को गोली नहीं लगी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सुरक्षा कर्मियों ने बीबीसी डॉक्यूमेंट्री से जुड़े विवादास्पद पोस्टर्स को हटा दिए। एएमयू प्रशासन ने बाहरी लोगों पर पोस्टर लगाने का आरोप लगाया। अयोध्या में फोन के जरिए श्री राम जन्मभूमि को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। पुलिस ने आसपास के इलाकों में अब सुरक्षा और बढ़ा दी है और आरोपियों की तलाश में भी पुलिस जुट गई है। बिहार की बेगूसराय पुलिस और एसटीएफ की टीम को एक बड़ी कामयाबी मिली। कुख्यात अपराधी को भारी मात्रा में जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। बिहार के दानापुर में पैरामेडिकल कॉलेज के अंदर तोड़फोड़ हुई है। फायरिंग और छेड़खानी का आरोप भी लगा है। पुलिस ने करीब 12 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज करके जांच पड़ताल शुरू कर दी। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में एक तेज रफ्तार ऑटो ने सड़क पर खड़े आदमी को टक्कर मार दी। पुलिस ने दिव्यांग चालक को गिरफ्तार कर लिया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में एक सफाई कर्मी मोबाइल फोन के टावर पर चढ़ गया और टावर के नीचे कूदने की भी धमकी देते लगा। पुलिस के पहुंचने के बाद उसे नीचे उतारा और सोशल मीडिया पर इस पूरी घटना का वीडियो वायरल हुआ। मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक दलित लड़के की पुलिस के पहरे में ही बारात निकली और अगड़ी जाति के कुछ लोगों पर बारात को रोकने की धमकी देने का आरोप लगा था। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ लिया है। गुजरात के नवसारी में बुलडोजर पर दूल्हे की बारात निकाली गई है। मशीन को फूलों से सजाया गया और उस पर सवार होकर दूल्हा दुल्हन के घर पहुंचा। गुजरात में देर रात आसमान में दिखाई दी चमकती हुई रोशनी। अद्भुत रोशनी को देखने के लिए लोग घरों से बाहर निकले। वैज्ञानिक इसे एक स्पेस एक्स का स्टारलिंक बता रहे हैं। मथुरा पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। 25,000 का इनामी बदमाश गोली लगने से घायल हो गया है। पुलिस ने आरोपी को तमंचा, कारतूस और चोरी की मोटरसाइकिल के साथ पकड़ लिया है। जम्मू कश्मीर के डोडा में जोशीमठ जैसे हालात बनते जा रहे हैं, जहां 6 मकानों में दरार देखी गई है। डीएम ने कहा है कि वो इलाके में नीचे की ओर जा रहे हैं और इसका अब पूरे इलाके का बचना मुश्किल है। जम्मू कश्मीर के डोडा में रिहायशी इलाके में मकान ढहने से नेशनल हाईवे बंद हो गया है। अब तक के 15 रिहायशी घरों को खाली भी करवाया जा चुका है। मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व की बाघिन T1 की बेटी P151 ने 4 शावकों को जन्म दिया है। बच्चों को जन्म देने के बाद पहली बार चारों बच्चों को साथ में ये बाघिन नजर आई।
अबू धाबी से भारत आ रहा विमान हादसे का शिकार हो गया है। विमान की उड़ान भरने के बाद ही इंजन में आग लग गई थी और एयर इंडिया के विमान ने आपात लैंडिंग करवाई है। हैदराबाद में निर्माणाधीन सचिवालय भवन में आग लगने से हड़कंप मच गया है। दमकल की 10 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। किसी के हताहत होने की इसमें अब तक कोई खबर नहीं। उत्तराखंड के 4 जिलों में आज बर्फीले तूफान की आशंका जाहिर की गई है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद अब एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को अलर्ट कर दिया गया है। मदर डेयरी के बाद अब अमूल ने भी दूध की कीमतों में इजाफा कर दिया है। 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हर कैटेगरी के दूध में की गई है। नई दरें आज से ही लागू हो गई हैं। स्टेशन कमांडर रमजान कादिरव की सेना ने एक नया वीडियो जारी किया है। अपने बेटों के साथ में आर्मी का अभ्यास करने के लिए कादिरव पहुंचा और टैंक से ये एक के बाद एक गोले बरसाते नजर आए। अमेरिका के मोंटेना में एक संदिग्ध गुब्बारा दिखा है। चीन पर लगा है अमेरिका के परमाणु हथियार केंद्रों की जासूसी करने का आरोप। चीन की एम्बेसी के अधिकारियों को इस मामले में तलब किया गया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सभी दलों की अहम बैठक बुलाई है। आतंकवाद के मुद्दे और चुनौतियों से निपटने के लिए 7 फरवरी को सभी दलों की बैठक है। इमरान खान भी इस बैठक में शामिल होंगे। पाकिस्तान की बर्बादी का काउंटडाउन शुरू हो गया है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक बड़ा दावा किया है। कहा है कि पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार सिर्फ $3 अरब बचा है। 3 हफ्ते बाद और हालात पाकिस्तान के बिगड़ जाएंगे। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के एक मंत्री का बैठक में रोते हुए वीडियो वायरल हुआ है। मुख्यमंत्री के घर चल रही बैठक के दौरान ही कराटे भरते भी नजर आए। बैठक खत्म हुई तो शाहिद खटीक चौंकते हुए आंख खुल गई। 2 दिन तक जेल में रहने के बाद घर वापस लौटी पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी का फूलों से स्वागत किया गया। वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ। जेल से रिहा होकर बाहर आए पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी का अब दर्द फूट पड़ा है। एक टीवी चैनल में इंटरव्यू के दौरान वो फूट फूट कर रोने लगे। फवाद चौधरी ने कहा है कि जेल में बच्चों की बहुत याद आती थी। पाकिस्तान के कराची के पास मौजूद सद्दार में तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के कार्यकर्ताओं ने मस्जिद तोड़ दी है। 3 प्रदर्शनकारियों ने अहमदिया समुदाय के मस्जिद में तोड़फोड़ की है। फिलिस्तीन ने एक बार फिर से इजराइल पर हमले का बड़ा आरोप लगाया और एक वीडियो भी जारी किया है और जेनिन शहर के पास हमले का दावा किया है। वीडियो में रिहायशी इलाके के ठीक ऊपर आग का गोला भी नजर आया। अमेरिका के लॉस वेगस में एक पुलिस वाले ने जलती हुई कार से ड्राइवर को रेस्क्यू किया है। एक खंबे से टकराकर एक बड़ा हादसा हो गया था। अमेरिका के टेक्सास में हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया है। वहां पर पुलिस वाला अपने पालतू कुत्ते को बचाने के लिए बवंडर में कूद पड़ा है। बवंडर के बीच जान बचाकर वो कुत्ते को ले आया। मैक्सिको में सक्रिय पॉपोकैटपेटल ज्वालामुखी एक बार फिर से विस्फोटक रूप अख्तियार करता दिखाई दिया है। ज्वालामुखी विस्फोट के बाद में आसपास के इलाकों में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। अभी तक किसी के इसी में हताहत होने की कोई खबर नहीं है। अमेरिका में चिली के जंगलों में लगी आग से तापमान और बढ़ गया है। 741 हेक्टेयर वन संपदा जलकर पूरी तरह से राख हो गई है। ऊंची ऊंची आग की लपटों पर काबू करने के लिए फायर ब्रिगेड की टीमें लगातार मशक्कत कर रही है। लेबनान में खतरनाक बर्फीले तूफान से तबाही मच गई है। शहर और गांव पूरी तरह से बर्फीले तूफान की चपेट में आ गए हैं। लोग अपने घरों में ही कैद होने को मजबूर हो गए हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में ये सब जानते हैं कि रूस कितना बड़ा सुपर पावर देश है और शायद इसीलिए पुतिन को पता है कि युद्ध से कौन सा हथियार उतारना है। पुतिन को कई चीजों के मामले में पहले से जानकारी है और इसके साथ ही जानकारी मिल रही है कि एक दिन ऐसा आएगा जब अमेरिका के सबसे बेहतरीन टैंक से युद्ध के मैदान में मुकाबला होगा और इसी दिन के लिए पुतिन की पलटन के तैयार उसे रखा जा रहा है। अपना टैंक और आर्टिलरी किलर हथियार मार्कर 1 जो मैदान जंग में खुद ब खुद तय करता है कि कौन कितना खतरा पैदा कर रहा है और उसे कैसे नेस्तनाबूद करना है। पुतिन के इस कदम से जहां एक तरफ रूसी फौज को बड़ी ताकत हासिल होगी, वहीं मार्कर रोबो से अमेरिकी और जर्मन टैंकों के लिए काल साबित हो सकता है।
महायुद्ध में पुतिन के हाथ वो ब्रह्मास्त्र लग चुका है जिसके दम पर पुतिन की सेना नेटो देशों से जेलेंस्की को मिले घातक टैंकों के वजूद मिटाने की धमकी दे रही है। पश्चिमी मीडिया की खबरों के मुताबिक यूक्रेन के पास मौजूद टैंक का सामना करने के लिए रूस ने मार्कर रोबोट तैनात कर दिए हैं। रूस का दावा है कि ये रोबोट जेलेंस्की के टैंक को चुनौतियों में तबाह कर देंगे। यानी यूक्रेन में जेलेंस्की की फौज से भिड़ने के लिए अब रूस अपना घातक हथियार मार्कर रोबोट जंग के मैदान में उतार रहा है। रूस की सेना दावा करती है कि जब रूस का दमदार मार्कर रोबोट मैदान में उतरेगा तो जर्मनी के लेपर्ड 2 और अमेरिका के M1 एब्रम्स टैंक को नेस्तनाबूद कर देगा। ये रोबोट टैंक इन दोनों ही देशों के सबसे ताकतवर टैंकों से कई गुना ज्यादा ताकतवर हैं। मार्कर रोबोट दुश्मन का पता लगाने में सक्षम है। मार्कर रोबोट टैंक एंटी टैंक मिसाइल से लैस है और इसका वजन 3 टन है। मार्कर मानव रहित ग्राउंड व्हीकल है जो टैंक की तरह ही दिखता है और वैसे ही तबाही मचाता है। पहले 4 मार्कर रोबोट रूस के इलाके में सख्त निगरानी के लिए उतारे जाएंगे। मतलब साफ है कि इन दोनों देशों के ताकतवर टैंकों के खिलाफ रूस ने अपनी सुरक्षा को एक कवच दे दिया है, क्योंकि रूस यूक्रेन को जंग में उस पर हावी होने का कोई मौका नहीं देना चाहता है। और यही वजह है कि वक्त गवाए बिना रूस ने अपने इस हथियार को जंग के मैदान में उतारने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। ये रूस का कोई मामूली हथियार नहीं है। दावा है कि टैंक जैसा दिखने वाला मार्कर रोबोट बेहद ही खतरनाक है, क्योंकि मार्कर 1 सेकंड में 540 डिग्री घूम सकता है और इस पर ग्रेनेड लॉन्चर, मशीन गन और अन्य हथियार लगाए जा सकते हैं। मार्कर में कंट्रोल सिस्टम लगाया गया है जिसमें टारगेट की तस्वीर पहले से होती है। जैसे ही दुश्मन का वो हथियार इसके सामने आता है, मार्कर रोबोट उस पर वार कर देता है और उसे सेकंडों में तबाह करके रख देता है। मार्कर रोबोट सिर्फ जमीन पर ही नहीं, आसमान में उड़ान भर रहे टारगेट पर भी निशाना साधने की काबिलियत रखता है। दुश्मन के रॉकेट और ड्रोन को भी ये पल भर में मिट्टी में मिला सकता है। ऐसे में महायुद्ध के बीच पुतिन को मिले इस ब्रह्मास्त्र से जेलेंस्की के जांबाजों की टेंशन बढ़ना तय है। न्यूज़ 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग टुडे।